नमस्कार दोस्तों, 15 जनवरी 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखिए, द हिंदू का एडिटोरियल दोस्तों आज छपा नहीं है। मकर संक्रांति है तो छुट्टी है द हिंदू में, तो द हिंदू का तो एडिटोरियल छपा नहीं है। तो एक ऑप्शन तो ये था कि मैं एडिटोरियल बनाऊं नहीं। मैंने इंडियन एक्सप्रेस खोल के देखा, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स मेरे को मिल गए। तो 4 आज के जो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला एडिटोरियल जो मैं डिस्कस करूंगा वो आपके सामने है। पीस चैलेंज, ट्रांजिशन इन यूएस प्रोवाइड्स विंडो फॉर काबुल एंड दिल्ली टू सिग्नल कंसर्न्स अबाउट अफगान प्रोसेस। आपको पता है कि अफगानिस्तान में सीज फायर को लेके तालिबान एक तरफ और अफगानिस्तान की सरकार एक तरफ, बीच में मीडिएटर यूएसए, और मीटिंग कहाँ पे हो रही है? डोहा कतर में। तो यहाँ पे क्या बातचीत चल रही है? अब ऑब्वियस सी बात है, ट्रंप सरकार जा रही है और बाइडेन सरकार आ रही है। तो बाइडेन सरकार क्या अलग कर सकती है? अफगान गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या इंस्टेंस है? इंडिया किस हद तक यहाँ पे इंटरफेयर कर रहा है या फिर पार्टिसिपेट कर रहा है? इंटरफेयर तो नहीं बोलना चाहिए, पार्टिसिपेट कर रहा है इस पूरे प्रोसेस में। और पाकिस्तान का क्या रोल है? पाकिस्तान कैसे इस पूरे क्वागवायर में इन्वॉल्व है? तो इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है माई ट्रूथ एंड योर्स। माई ट्रूथ एंड योर्स के टाइटल से आप समझ जाइए कि देखिए, कोई एक प्रकार की पॉलिटिकल सोच, कोई पॉलिटिकल फिलॉसफी या कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत पोटेंट हो और दूसरे लोगों के लिए बेकार हो। बहुत सारी अलग अलग प्रकार की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज आर एग्जिस्ट करती हैं, और जो जितनी अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होंगी और जितना ज़्यादा एक्सट्रीम तरीके से वो अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, उतना ही ज़्यादा सोसाइटी अलग अलग भागों में बटेगी। पार्लर नाम का एक सोशल मीडिया ग्रुप था यूएसए में। इस पार्लर नाम के सोशल मीडिया ग्रुप को फार राइट समझा जाता है, यानी कि रेस के नाम पे सोसाइटी को बांटना। और कहीं ना कहीं जो पार्लर ग्रुप था ये बहुत प्रो ट्रंप माना जाता था, और इस पार्लर ग्रुप पे उल्टी सीधी चीजों को सर्कुलेट किया जाता था। अभी रिसेंटली इसको बैन किया गया है। तो राइट विंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अपने आप को ऑन ग्राउंड लेवल इंप्लीमेंट करवाने के लिए क्या क्या तरीके इख्तियार कर सकती है, और क्या पार्लर नाम के इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करके आप ये जो ट्रेंड है कि अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रेडिकलाइज करके सोसाइटी को बांटने की कोशिश करें, क्या आप इस ट्रेंड को रोक सकते हो किसी पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को या अलग अलग सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करके? उसके बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है, तो इसे देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है द करेक्शन। इस करेक्शन में क्या बताया गया है? तो भाई करेक्टली जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में चेंजेस किए हैं, 30 डे का नोटिस पीरियड हटा दिया है। करंट अफेयर्स में पहले डिस्कस कर रखा हूं। इस आर्टिकल में क्या बताया गया है ये भी मैं ज्यादातर चीजें पहले बता चुका हूं आपको, बट ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस का ऑडिटोरियल है, एक बार डिस्कस कर लेंगे। और नेक्स्ट है द लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर इज येट टू फ्री इटसेल्फ फ्रॉम इंपीरियल बायस हैज अ रिपोर्ट दैट डब्स इंडिया अ डिफिकल्ट कंट्री रिलीव्स। देखिए, रॉबर्ट निबलेट, ये रॉबर्ट निबलेट कौन है? ही इज बेसिकली द डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ शतम हाउस। शतम हाउस 100 साल से भी ज्यादा पुराना यूके का पॉलिसी बेस्ड इंस्टीट्यूट है, और इसको रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स भी बोलते हैं इंग्लैंड और दुनिया में। इसकी एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट का टाइटल है ग्लोबल ब्रिटेन ग्लोबल ब्रोकर, और इस रिपोर्ट में इंडिया के बारे में कुछ खासा बहुत अच्छी बातें नहीं लिखी हैं, कुछ खराब ही लिख रखा है। इंडिया के साथ डीलिंग कुछ मुश्किल ही बता रखी है। तो क्या बता रखा है इस रिपोर्ट ने इंडिया के बारे में, ये भी समझेंगे, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा इस रिपोर्ट ने क्यों बता रखा है। तो शुरुआत करेंगे पीस चैलेंज से। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, वीडियो पर लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर दीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए, मुझे हेल्प करने के लिए ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर ही बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके सारे जेन्युइन डाउट्स जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो पहले पीस चैलेंज, ट्रांजिशन इन यूएस प्रोवाइड्स विंडो फॉर काबुल एंड दिल्ली टू सिग्नल कंसर्न्स अबाउट अफगान प्रोसेस टू वॉशिंगटन। क्या बोला जा रहा है? देखिए, रिसेंटली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत कुमार डोवल का प्लान बन रहा है काबुल जाने का, ठीक है। अब भाई बात यहाँ पे ये है कि तालिबान और अफगान रिपब्लिक के बीच में डोहा में बातें चल रही हैं, और बातें अभी से नहीं, काफी समय हो गया बातें चल रही हैं, और लगभग 1-1.5 साल से तो यूएस कोशिश कर रहा है कि इन दोनों को एक निगोशिएटिंग टेबल पे लेके आए। फाइनली दोनों निगोशिएटिंग टेबल पे आए, बातचीत हुई, कुछ बीच में वीक्स का गैप आया और फिर से बातचीत शुरू हो गई है। यहाँ पे इंडिया का जो हाईएस्ट लेवल के ऑफिशियल है वो है अजित कुमार डोवल साहब, और अजीत कुमार डोवल साहब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, तो छोटी मोटी हस्ती नहीं है, ये बहुत बड़ी हस्ती है। इनका काबुल जाना, अफगानिस्तान से रिलेटेड इस इशू को लेके इनका काबुल जाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। ओके, और खास बात यहां पे ये है, ये काबुल गए हैं जस्ट
1 या 2 दिन बाद जब जो बाइडेन को कांग्रेशनल सर्टिफिकेशन मिला है। कांग्रेशनल सर्टिफिकेशन मतलब क्या है कि भाई हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट ने बैठ के ये बोल दिया कि हाँ भाई राष्ट्रपति जो बाइडेन ही है, 20 जनवरी को जो बाइडेन चार्ज ले लेंगे। तो वॉशिंगटन में ट्रांजिशन आने वाला है लीडरशिप में। इनकमिंग बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो वन ऑफ द बिगेस्ट फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस है वो क्या है कि भाई अफगान प्रोसेस को किस प्रकार से आगे लेके जाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप का 1 पॉइंट एजेंडा था कि मैं अमेरिकन फोर्सेस को अफगानिस्तान की धरती से बाहर निकाल दूंगा, मैं अब अमेरिकन फोर्सेस को अफगानिस्तान की धरती में मरने नहीं दूंगा, बट एज अ रिस्पॉन्सिबल पावर यूएसए को कोई ना कोई, आप कह सकते हो कि पीस सेटलमेंट ब्रोकर करना पड़ेगा अफगानिस्तान में छोड़ने से पहले। चूंकि अफगानिस्तान में जो जंग शुरू हुई थी वो यूएसए की एंट्री से शुरू हुई थी। अभी यूएसए एग्जिट मार रहा है 20 साल बाद, तो कुछ ना कुछ सेटलमेंट के थ्रू एग्जिट मारेगा ना। ऐसे एग्जिट मार जाएगा तो पूरी दुनिया की कंट्रीज यूएसए को गरी आएंगी कि पहले तुमने यहाँ पे बवाल मचा दिया, अब तुम निकल लिए। तो भाई अफगानिस्तान में बहुत लंबे समय से एक पीस सेटलमेंट को ब्रोकर करने की कोशिश कर रहा है यूएसए। डोनाल्ड ट्रंप के प्रायोरिटी लिस्ट पे बहुत ऊपर था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इसको अपनी अचीवमेंट लिस्ट में दिखा के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतना चाहते थे। अब तो खैर वो हार ही गए हैं। जो भी बातचीत चल रही है उसमें अफगानिस्तान की तरफ से जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं जलवाई खालिजाद साहब, ओके, तो कहीं ना कहीं यूएसए, तालिबान, अफगानिस्तान ये सब बैठ के बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहला टैग क्या था? सबसे पहला टैग ये था कि भाई हम अफगानिस्तान से निकल जाएंगे, मतलब यूएसए ने सोचा कि हम अफगानिस्तान से निकल जाएंगे। कौन से बेसिस पर अफगानिस्तान से निकल रहे थे कि भाई तालिबान वर्सेस अफगान गवर्नमेंट का ये जो इशू है इसको थोड़ा बहुत ब्रोकर करा देंगे। तालिबान अननेसेसरी वायलेंस नहीं करेगा और अफगान पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, पीसफुल और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस होगा। लेकिन डेमोक्रेसी, देखिए तालिबान की जो आइडियोलॉजी है ना उसमें भाई डेमोक्रेसी फिट नहीं बैठती, एज सिंपल एज दैट। तो तालिबान ने हो सकता है यूएस को बाहर निकलवाने के लिए कुछ ना कुछ एश्योरेंसेस दे दिए हों, बट वो एश्योरेंसेस ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट होंगे या नहीं होंगे ये देखिए समय ही बताएगा। हफ्तों से बातें चल रही हैं तालिबान और तालिबान के बीच, ये काबुल के बीच में। जो प्रेसिडेंट अशरफ घनी साहब है अफगानिस्तान के, उन्होंने साफ साफ बोला है यूएसए को कि भाई आप जा रहे हो बट पहले पीस प्रोसेस को यहां से ब्रोकर करवा के जाइए। तालिबान को बोलिए कि सीज फायर करे, और तालिबान सीज फायर नहीं कर रहा, तालिबान का वायलेंस पूरा चालू है। तो तालिबान बैठ के बातचीत भी कर रहा है, तालिबान एट द सेम टाइम वायलेंस भी कर रहा है, सीज फायर नहीं कर रहा है। तो एक्चुअली में तालिबान इस पीस प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाना चाहता है या नहीं बनाना चाहता है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा डाउट है। और यहाँ पे इंडिया का कंसर्न क्या है? इंडिया का कंसर्न ये है कि भाई हमारी क्या वैल्यू है इस पूरे इशू में, हम इसमें क्यों फंसे हुए हैं। देखिए पाकिस्तान की तो यहाँ काफी चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि जो पाकिस्तान का सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट, चाहे आर्मी बोल लीजिए चाहे आईएसआई बोल लीजिए, इनके तालिबान के साथ कनेक्शन है, इनके हकानी नेटवर्क के साथ कनेक्शन है, इनके जैश ए मोहम्मद के साथ कनेक्शन है, इनके लश्कर तैयबा के साथ कनेक्शन है। खुलेआम घूमते हैं पाकिस्तान में, कोई डर नहीं है। तभी तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में है। ग्रे लिस्ट में नहीं, उनको तो ब्लैक लिस्ट में होना चाहिए था। देखिए शायद ब्लैक लिस्ट हो जाए फरवरी में। ओके, तो भाई पाकिस्तान के नो डाउट तालिबान और हकानी नेटवर्क के साथ अच्छे रिश्ते हैं। पाकिस्तान ने यूएसए को ऑफर किया कि भाई ठीक है, यूएसए एक ब्रोकर करना चाहता है एग्रीमेंट तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के बीच में, तो पाकिस्तान मदद कर सकता है क्योंकि पाकिस्तान के तालिबान के साथ रिश्ते हैं। ओके, अब यहां पे दिल्ली में प्रॉब्लम है। अगर यूएसए अफगानिस्तान से निकल जाता है, अभी तक तो यूएसए की फोर्सेस अफगानिस्तान में थी तो तालिबान वाले थोड़े कंट्रोल में थे। एक बार यूएसए की फोर्सेस निकल गई, तालिबान खुले सांड की तरह घूमेगा और पाकिस्तान उसका सपोर्ट करेगा। इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज यहाँ पे उठ सकता है। तो भाई यहाँ पे अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मोहम्मद हनीफ अतमार साहब, इन्होंने साफ साफ दिल्ली का सपोर्ट मांगा है। ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन में डेमोक्रेसी आए, ये चाहते हैं कि वुमेन्स को राइट्स दिए जाएं। ओके, वुमेन के राइट सबसे ज्यादा खतरनाक है। कहीं ना कहीं जयशंकर साहब ने भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ ऐसे सिग्नल्स दिए कि इंडिया ज्यादा मिलिट्री असिस्टेंस देगा अफगानिस्तान को। 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, अफगानिस्तान का कोई फुल टाइम एम्बेसडर नहीं है दिल्ली में। दिल्ली ने बहुत लंबे समय से जो अपने इंडियन कॉन्सुलेट्स हैं जलालाबाद और हेरात में, उनको बंद कर रखा है। जो रीजन दिया है बंद करने का वो है कोविड-19 और हाइटेंड वायलेंस। तालिबान का वायलेंस लगातार बढ़ रहा है। तो कुल मिला के इस न्यूज में बस इतना ही था कि जो डोवल साहब हैं वो डोवल साहब गए हैं आपका अफगानिस्तान बातचीत करने के लिए, ठीक है ना भाई। अभी क्या बातचीत में निकल के आता है, कितना एक्स्ट्रा मिलिट्री असिस्टेंस इंडिया देगा, ये देखने वाली बात। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि तालिबान और अफगानिस्तान गवर्नमेंट की टॉक्स में आउटकम क्या निकलता है। फिर बात करते हैं माई ट्रूथ एंड योर्स। बैनिंग ऑफ पार्लर मे बी अ स्टेप टू कंटेन राइट विंग फ्रिंज, बट पोलराइजेशन एंड इको चैम्बर्स कट अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स।
क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? देखिए भाई, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट होके आए एज अ प्रेसिडेंट 2016 में, ठीक है भाई। उसके बाद से आप देखिए कि बहुत सारी फेक न्यूज बढ़ रही है। अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, बट कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि फेक न्यूज का ये जो प्रॉब्लम है ना, बहुत लंबे समय से चल रहा था। हाँ, पिछले 4-5 सालों में जो फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम है वो कुछ ज्यादा ही फैल गई है। और सबसे खास बात यह है कि आज की इंफॉर्मेशन एज में हर कोई अपने ही हिसाब से सोच रहा है, इनके अपने ही मायने चल रहे हैं। जैसे कि डैनियल पैट्रिक मोहिनिन करके एक यूएस सेनेटर, इनका क्या बोलना है? यू आर इंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन बट यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू योर ओन फैक्ट्स। मतलब आपके पास इस बात की आजादी है कि आप अपने हिसाब से चीजों को देख सकते हो, सोच सकते हो, लेकिन आप जो सोचते हो वही फैक्ट हो जाए, वही सच हो जाए, ये जरूरी नहीं है। और सबसे खास बात यह कि इस इंफॉर्मेशन की एज में जहां गूगल, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां इंसान अपनी आइडियोलॉजी को एक पॉलिटिकल ओपिनियन का रूप दे सकता है। तो आपने कुछ सोचा, कोई पॉलिटिकल चीज, और उसको ऑनलाइन शेयर कर दिया, और अगर वो आइडिया दूसरों को पसंद आया तो कहीं ना कहीं वो आइडिया फेमस हो जाएगा। और कुछ ना कुछ ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये बहुत पोलराइजिंग तरीके से हो रहा है। क्या हो रहा है? दैट इन द इंफॉर्मेशन एज एवरीवन कैन क्रिएट देयर ओन पॉलिटिकल रियलिटी। हर कोई अपनी खुद की पॉलिटिकल रियलिटी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक अलग ही प्रकार की पॉलिटिकल सोच दे दी यूएस में, जो कि यूएस के एक बहुत बड़े तबके को पसंद आई, जिसको आप कह सकते हो नेटिविज्म की अप्रोच, जिसको आप बोलते हो कंजर्वेंसी की अप्रोच, जिसको आप बोल सकते हो कि रेशियलिज्म को आगे लेके जाना, और पूरी की पूरी अमेरिकन सोसाइटी को पोलराइज कर लिया। और कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल रियलिटी एक बहुत बड़े अमेरिकन तबके को भी पसंद आ रही है, तो ही तो डोनाल्ड ट्रंप को इतना सपोर्ट मिल रहा है। यहां पे एक आप कह सकते हो माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप बहुत न्यूज में रही है, और वो है पार्लर नाम की। ये जो पार्लर नाम की माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है, ये काफी हद तक ट्विटर की तरह है। रिसेंटली अमेजॉन ने, गूगल ने और एप्पल ने पार्लर नाम की इस माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप को सस्पेंड कर दिया है। ये जो पार्लर नाम की माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप थी, ये क्या थी? ये राइट विंग आइडियाज को अपने प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करती थी। देखिए, बात ये है कि सबसे पहले तो ऑथर यहां पे क्या बोल रहा है? ऑथर ये बोल रहा है कि हर कोई अपनी पॉलिटिकल रियलिटी बनाना चाहता है, हर कोई अपने आइडियाज को प्रोमोगेट करना चाहता है, प्रोपोगेट करना चाहता है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, चाहे वो वायलेंस की बात करते हो, चाहे वो डेमोक्रेसी की बात करते हो, चाहे वो डिक्टेटरशिप की बात करते हो। हर कोई अपने पॉलिटिकल आइडियाज को तो बोल ही सकता है, नो डाउट वो बोल सकता है। लेकिन उसको रोकने के लिए सरकारें क्या बोलती हैं कि जो डिवीजिव टैक्टिक्स होती हैं, जो पार्लर जैसी माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप चलती है जो कि लोगों को धड़पाती हैं, इनको बंद कर दिया जाए। लेकिन इनको बंद करके भी आप कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि जो आइडियोलॉजी है ना, जो आइडियाज हैं, वो तो फ्लो करते रहेंगे। वो किसी एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पार्लर के मोहताज नहीं है। पार्लर की बात की जाए तो इसके 10 मिलियन यूजर्स थे। ये पार्लर का जो कंटेंट था, इसमें कोई क्रॉस प्लेटफॉर्म शेयरिंग का सिद्धांत नहीं था। क्रॉस प्लेटफॉर्म शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि भाई एक जगह के लिंक को उठा के आपने दूसरे प्लेटफॉर्म में पेस्ट कर दिया, तो भाई एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट अवेलेबल है वो दूसरे प्लेटफॉर्म में किसी ने पढ़ लिया। ये जो पार्लर नाम का माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, यहाँ पे पूरी तरीके से फ्री स्पीच थी। सारे पोस्ट लोग डाल सकते थे और किसी भी पोस्ट को नहीं हटाया जाएगा, चाहे वो कितना भी वायलेंट पोस्ट हो। ओके। और 6 जनवरी को वॉशिंगटन डीसी में जो कैपिटल बिल्डिंग पर अटैक हुआ था, उससे पहले इस पार्लर नाम के माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पे बहुत सारे इंसेंडियरी पोस्ट, बहुत सारे भड़काऊ पोस्ट डाले गए थे। ओके। और चूंकि कोई भी तरीके का यहाँ पे प्रोटोकॉल नहीं था, तो ऑब्वियस सी बात है ये पोस्ट पार्लर पे वायरल हो गए। वायरल होने की वजह से बहुत सारे करोड़ों लोगों ने इनको देखा, और उसके चक्कर में इतना सारा वायलेंस यहाँ पे हो गया। ओके। अब इसको सही समय पे कैसे रोका जा सकता था? सही समय पे तब रोका जा सकता था जब इस पे इंसेंडियरी जो कंटेंट था उसको जब प्रमोट किया जा रहा था, उससे पहले उसके प्रमोशन को टेक जायंट्स रोक देते। लेकिन पार्लर ने जब डैमेज कर दिया, उसके बाद अमेजन, गूगल, फेसबुक ने इसको बैन किया। और अब कंपनी के सीईओ है, पार्लर का जो सीईओ है, उसका बोलना है कि भाई प्लेटफॉर्म का फ्यूचर अनसर्टेन है, क्योंकि अब इसकी बैनिंग शुरू हो गई है, तो शायद हो सकता है कि पार्लर रिवाइव ना करे। बट उससे एक्चुअली में कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्लर नहीं तो कोई दूसरा प्लेटफॉर्म आ जाएगा। इस तरीके की डिविजिव चीजें तो चलती ही रहती हैं। फिर अगर फेसबुक और ट्विटर की बात की जाए और डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए, डोनाल्ड ट्रंप नो डाउट पूरी दुनिया को पता है कि ये इंसेंडियरी स्पीच फैलाने के लिए बहुत फेमस है। तो फेसबुक और ट्विटर ने ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट बैन कर रखा है। लेकिन इससे पहले फेसबुक और ट्विटर पे डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारे इंसेंडियरी स्टेटमेंट्स दे चुके हैं, और अब चूंकि वो हटने वाले हैं और कुछ ज्यादा ही हो रहा है यूएसए में, तो उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया। बात यहां पे ये है दोस्तों कि ओवरऑल ये आइडियाज चल क्यों रहे हैं, ये समझने की बात है। ओवरऑल ये आइडियाज इसलिए चल रहे हैं क्योंकि पोलराइजेशन का माहौल है,
और एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो इस तरीके के आइडियाज को अडॉप्ट करना चाहता है, जो कि इस तरीके के आइडियाज को सपोर्ट दे रहा है। कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी में, कहीं ना कहीं हमारे सोशल फैब्रिक में, इकोनॉमिक फैब्रिक में, कल्चरल फैब्रिक में प्रॉब्लम है, जिसके चलते इस तरीके की पोलराइजिंग एटीट्यूड्स, इस तरीके के पोलराइजिंग डायलॉग्स चल रहे हैं, ये पार्लर जैसी वेबसाइटें चल रही हैं। तो ये सब बातें इस आर्टिकल में बताई जा रही हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द करेक्शन, इलाहाबाद हाई कोर्ट रिंग्स अ वेलकम नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉशन अगेंस्ट रेकलेस स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑन पर्सनल लाइफ। अब ऐसा यहां पे आर्टिकल में बताया जा रहा है कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत अच्छी चीज की है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इसमें क्या बोला जाता था, वैसे तो मैं बेसिक्स आपको करंट अफेयर्स की बता चुका हूं, बट फिर से बताता हूं कि भाई स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में दो लड़का लड़की आपस में शादी कर सकते हैं अगर वो अलग धर्म के, बशर्ते शादी करने से 1 महीने पहले वो जो मैरिज का रजिस्ट्रार ऑफिस है वहां पे एक पब्लिक नोटिस देंगे कि भाई हम अलग अलग धर्म के हैं और हम शादी कर रहे हैं। अब वैसे तो देखा जाए, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को जब लागू किया गया था तो इसको प्रोग्रेसिव बोला गया था। क्यों प्रोग्रेसिव बोला गया था? क्योंकि ये फॉर्मल रिकॉग्निशन दे रहा था, ये एक ऐसा लॉ था, एक ऐसा नियम था जो कि इस बात को फॉर्मल अप्रूवल दे रहा था कि हाँ भाई, दो अलग धर्म के लड़का लड़की शादी कर सकते हैं, नो डाउट एक अच्छा था। बट प्रॉब्लम ये हो गई कि जब इसने 30 डे के नोटिस पीरियड की बात करी, अभी उस 30 डे के नोटिस पीरियड के हिसाब से नियम क्या बन गया? नियम ये बन गया कि दो अलग अलग धर्म के जो लड़का लड़की हैं, अगर उनको शादी करनी है तो उनको नोटिस देना पड़ेगा। अभी नोटिस देने में प्रॉब्लम ये आ गई कि जो माँ बाप थे इन बच्चों के, सिबलिंग्स थे, फैमिली मेंबर्स थे, उन्होंने इस शादी को रोकने की कोशिश की, उन्होंने इन लड़का लड़कियों को परेशान करना शुरू कर दिया, पुलिस एजेंसीज ने परेशान करना शुरू कर दिया। एक्चुअली प्रॉब्लम हो गई, जितना ज्यादा एक घर वाले की औकात होती थी, आईएएस आईपीएस को जानता था, पॉलिटिकली कनेक्टेड था, या फिर किसी को जानता था, उसने गुंडों के थ्रू जैसे भी मतलब उनको परेशान करने की कोशिश की। तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 जो मिल करना चाहता था, यानी कि वो लड़के लड़कियों को आजादी देना चाहता था कि वो अपने हिसाब से शादी कर सके, उसने एक्चुअली में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। यहाँ पे उस प्रॉब्लम को यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है कि जो सेक्शन 6 है स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 का, जो कि ये बोलता है कि आपको 30 दिन का नोटिस देना है अगर आप इंटर रीजनल मैरिज कर रहे हैं, तो वो नोटिस अब आपको देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। और कहीं ना कहीं ये करने की जरूरत क्यों थी? क्योंकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स में लव जिहाद के रिस्पेक्ट में ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, और यहां पे सीधी सीधी बात ये बोली जा रही है कि दो अलग अलग धर्म के लड़का लड़की अगर शादी कर रहे हैं और उसकी वजह से अगर कन्वर्जन कर रहे हैं तो फिर उसको एक क्राइम बना दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो प्रीवियस इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आई हैं, जो प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं, उनका भी यही बोलना है कि भाई ठीक है, लड़का लड़की अगर अलग अलग धर्म के हैं, अगर वो अपनी मर्जी से शादी करते हैं तो उनको कोई रोक नहीं सकता। जैसे कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी 2012 में, जिसमें ये रिकमेंडेशन दी गई थी कि भाई हाई हैंडेड और अनवारंटेड इंटरफेरेंस नहीं होगा, चाहे वो शादी इंटरकास्ट हो और चाहे वो शादी इंटर रिलीजन में हो। लेकिन भाई हमारा एक ऐसा देश है जहां पे लोगों की जिंदगियों में धर्म और जुदों की जिंदगियों में जो जाति होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कम्युनिटेरियन आइडेंटिटीज बन जाती हैं, विजिलेंट ग्रुप्स, फैमिलीज हॉस्टाइल टू इंटरफेथ एंड इंटरकास्ट यूनियंस। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया में बहुत ज्यादा इंटर रिलीजियस शादी होती नहीं है, और जो थोड़ी बहुत होती हैं उसमें विजिलेंट ग्रुप्स और फैमिलीज की हॉस्टिलिटी होती ही होती है। तो हुआ ये कि जब स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 बना हुआ था, तो शादी अगर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर अलाउड है अलग अलग धर्म के लोगों की आपस में, तो हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। लोगों ने स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर अपनी शादी को रजिस्टर ही नहीं किया, लोगों ने पर्सनल लॉज के अंदर शादी को रजिस्टर करना शुरू कर दिया। क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ या किसी और धर्म के पर्सनल लॉ के अंदर अगर आप शादी करते हो तो वहां पे आपको अपनी शादी में पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है 30 दिन की। क्योंकि ये जो पब्लिक नोटिस होता था ना, ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता था। और अब तो उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑन रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020, ये तो रिलीजियस कन्वर्जन फॉर मैरिज को एक क्राइम बना देता है, और ये बोलता है कि 60 डे का नोटिस दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, और वहां पे अगर कोई भी पर्सन शादी के चलते कन्वर्ट कर रहा है तो उसको अपने कन्वर्जन का प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि ये एक पर्सन की पर्सनल चॉइस के अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, और ये बात बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में बोली गई है। जैसे कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, ये कहां बोला गया? तो पुट्टू स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बोला गया। ठीक है ना भाई, एक इंसान अपने एक पार्टनर को चूज कर सकता है शादी के लिए, ये हादा केस में बोला गया। तो बहुत सारे ऐसे पहले जजमेंट्स आ चुके हैं, और ये जजमेंट्स मैं पहले आपके साथ अपने आर्टिकल्स में डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है ना, रेगुलरली मैं आपके साथ इन सब चीजों के ऊपर बातचीत करता रहता हूं। ऑलरेडी
हिंदू के जो पर्सनल लॉ है, हिंदू सक्सेशन एक्ट पे मैं एक वीडियो बना चुका हूं, हिंदू सक्सेशन एक्ट मेरे नाम के साथ सर्च मारिए, वहां पे भी आपको अलग अलग जो रेलेवेंट जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के वो मिल जाएंगे। कमिटीज की रिपोर्ट के बारे में बता रखा था। और ये जो रिसेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया है जिसने सेक्शन 6 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को स्ट्राइक डाउन किया है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी। The liberal world order is yet to free itself from imperial vices as a report that dubs India is a difficult country। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे बात की जा रही है शतम हाउस की। मैं बताता हूँ वो क्या है। 11 जनवरी को रॉबिन नेबलेट, ये कौन है? ये डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव है शतम हाउस के। शतम हाउस एक सेंचुरी ओल्ड यूके बेस्ड पॉलिसी इंस्टीट्यूट है जिसको राउल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स भी कहा जाता है। इसने ब्रेक्जिट के बाद, यानी कि ब्रिटेन का जो एग्जिट है यूरोपियन यूनियन से, इसके बाद ओवरऑल ब्रिटेन की फ्यूचर फॉरेन पॉलिसी कैसे होनी चाहिए उसके ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इस रिपोर्ट का जो टाइटल है वो है ग्लोबल ब्रिटेन ग्लोबल ब्रोकर। और ये ग्लोबल ब्रिटेन ग्लोबल ब्रोकर नाम की जो रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि आगे आने वाले समय में इंग्लैंड को कैसे एक बोल्ड पाथ चलना है, इंग्लैंड को ब्रेक्जिट के बाद अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस प्रकार से फॉर्म करना है। और कहीं ना कहीं यहां दुनिया भर की कंट्रीज के बारे में बातचीत करी गई है, बट इंडिया को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इस रिपोर्ट में नहीं दी गई है। इंडिया को डिफिकल्ट कंट्री बताया गया है, मतलब इंडिया के साथ डीलिंग डिफिकल्ट है, ऐसा ये रिपोर्ट बोल रही है। एक ऐसे समय पे जब दुनिया भर की कंट्रीज इंडिया के साथ रिश्ते अच्छा करना चाहती हैं, जब खुद ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ये बात बोल चुके हैं कि ग्लोबल ब्रिटेन के विजन में इंडिया बहुत टॉप पे आता है, ऐसे समय पे यूएसए का ये ब्रिटेन का ये जो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स है, ये एक ऐसी रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है जहां की फॉरेन पॉलिसी में इंडिया को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। अब यहां पे और क्या बातें बताई जा रही हैं? यहां पे बताया जा रहा है कि जो शथम हाउस की जो रिपोर्ट है ये इंडिया के बारे में क्या बोलता है। इंडिया के बारे में ये बोलता है कि भाई आज की डेट में इंटरनेशनल अफेयर्स में एक डिवाइड आ गया है। मतलब ओवरऑल जो दुनिया भर की कंट्रीज है ना, वो दो अलग अलग भागों में बट गई हैं। एक भाग तो ऐसा है जो कि ओपन सोसाइटीज हैं, वेयर सिटीजंस हैव द कैपेसिटी टू फाइट फॉर देयर राइट्स, यानी एक जगह ओपन सोसाइटीज हैं जहां पे जो लोग हैं वो लड़के अपने हकों को मान सकते हैं। दूसरी वो सोसाइटीज हैं जहां पे राइट्स को डिनाई किया जा रहा है, जहां पे लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं दिए जा रहे। इंडिया को उस ग्रुप में रखा है इस रिपोर्ट में जहां पे राइट्स डिनाई किए जा रहे हैं। तो रशिया जैसे ग्रुप्स, टर्की, सऊदी अरेबिया, यहां पे रखा गया इंडिया को। मतलब इंडिया इज क्लासिफाइड एज वन ऑफ द डिफिकल्ट 4 कंट्रीज, मतलब हमें ही डिक्टेटर बता रहे हो तुम। ओके, चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है, चाइना से डरते हैं ना, चाइना से इनकी हालत खराब होती है। इंडिया को बोल रहे हैं कि इंडिया एक ऐसी जगह है जहां पे राइट्स नहीं मिलते हैं, तो इंडिया के साथ हम ज्यादा बातचीत कैसे करें। समझ गए? फिर इंडिया को बोला है यूके का राइवल, ऑकवर्ड काउंटर पार्ट्स, ये सब बातें यहां पे कही जा रही। तो कहीं ना कहीं अब देखिए, पहली बात तो ये है दोस्तों कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट ब्रिटेन के ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई है, ब्रिटेन की ऑफिशियल गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है ये बस एक कह सकते हैं इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, उसकी रिपोर्ट है ये। तो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स की रिपोर्ट को यूके का ऑफिशियल स्टांस नहीं बोला जा सकता है, ये पहली बात आप याद रखिए। ठीक है, इस चीज को समझना जरूरी है। दूसरी बात यहां पे ये जो बताया जा रहा है कि दुनिया भर की वेस्टर्न गवर्नमेंट्स, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा हो, ये सब लोग इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया के साथ बना के रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी इंडिया के साथ दोस्ती अच्छी हो जाए, और उसी समय पे यूके से एक ऐसी रिजल्ट निकल के आ रही है जो कि इंडिया के साथ डीलिंग को मुश्किल बता रही है। अब प्रॉब्लम यहां पे ये है कि इस रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस कितनी। देखिए, जो शतम हाउस नाम का ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जिसको आप बोलते हो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है यूके में और वेस्टर्न पॉलिसी लैंडस्केप में इसकी काफी इंपॉर्टेंस है। लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर में इसकी काफी इंपॉर्टेंस है, नो डाउट इसकी काफी इंपॉर्टेंस है। और यहां पे इस इंस्टीट्यूट का यह बोल देना कि इंडिया के साथ डील करना मुश्किल है, इस इंस्टीट्यूट का यह बोलना कि इंडिया की जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है ये हिंदू नेशनलिज्म को फॉलो करती है, ये मुस्लिम्स और दूसरे माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप्स के राइट्स को दबाती है, ये सब चीजें देखिए प्रॉब्लमेटिक है। कहीं ना कहीं ये यूके और इंडिया के रिश्ते को बुरा कर सकती है, और कहीं ना कहीं इंडिया की रूलिंग स्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी इनडायरेक्टली यहाँ पे आवाज उठाई जा रही है। यहाँ पे ऑथर क्या बोल रहा है कि भैया नॉर्थ अटलांटिक और यूरोप के बहुत सारे देशों में बैकडोर में डिस्कशन हो रहे हैं कि कैसे इंडिया में 2014 के बाद रिलीजियस बाइग्रोटरी बढ़ रही है, रिलीजियस इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, डिसेंट के लिए कम जगह है। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। ठीक है भाई,
सबसे खास बात यह है कि एशिया पैसिफिक में बहुत सारी डेमोक्रेसीज के साथ यूके डील करने की बात करता है, बट इंडिया के साथ उस लेवल पे डील करने की बात नहीं करता, क्योंकि इंडिया में ह्यूमन राइट्स को दबाया जा रहा है। अब आप अगर इंडिया को पाकिस्तान जैसी कंट्रीज या अफगानिस्तान जैसी कंट्रीज के साथ कंपेयर करेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कहां पे माइनॉरिटीज के राइट को दबाया जाता है, ठीक है ना। चाहे आप बांग्लादेश की भी बात कर लीजिए, माइनॉरिटीज के राइट्स को कहां दबाया जाता है ये हम सबको पता है। बट चलिए ठीक है, इंडिया के अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस लगाए गए हैं और कहीं ना कहीं एक बहुत तगड़ा ब्लैक मार्क रखा गया है। इंडिया भले ही दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, बट इसको एक वीक लिबरल डेमोक्रेसी बोला गया है इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्फीयर में। कुल मिला के इस रिपोर्ट ने इंडिया को काफी नीचे दिखाया है। अब इसका इंडिया और यूके की रिलेशनशिप पे कितना इफेक्ट आएगा, मुझे नहीं लगता बिल्कुल इफेक्ट आने वाला है, क्योंकि इंडिया की जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी बहुत प्रैग्मेटिक हैं और यूके के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी बहुत प्रैग्मेटिक हैं। इस तरीके की रिपोर्ट आती जाती रहती है, एक दो वार्निंग्स इशू कर जाती हैं और बाद में होता कुछ भी नहीं है, और होना चाहिए भी नहीं, क्योंकि यूके और इंडिया दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। चूंकि आज डेली एडिटोरियल आया ही नहीं है द हिंदू का, तो एक कंटिन्यूटी बनी रहे, इसलिए मैंने आपको चीज़ें यहाँ पे बताई। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना। गुड बाय।